हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 12 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यू एडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम अब तक लें। आज हम द हिंदू के 3 एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है रिलीफ एट लास्ट, देन वी विल डिस्कस नोज डोज, और उसके बाद हम देखेंगे इंडिया बांग्लादेश टाइज, अ मॉडल फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन। चलिए एक एक करके तीनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो है रिलीफ एट लास्ट, राहत अंत में अथवा अंत में राहत। फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, जो भी हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। The Supreme Court has exposed the tenous nature of UAPA case against journalist कप्पन। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार कप्पन के खिलाफ UAPA मामले की कमजोर प्रकृति का पर्दाफाश किया है। ये जो आर्टिकल है ये सिद्दीकी कप्पन, जो पेशे से पत्रकार हैं, उन पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UAPA अथवा पुलिस द्वारा UAPA एक्ट लग जाता है और इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जिस पर इनको बेल ग्रांट हो जाता है। बेसिकली UAPA जब किसी पर लगता है तो उसको बेल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन पर आरोप क्या था? इन पर आरोप यह था कि जब 2020 में हाथरस कांड होता है, जहां पर एक बच्चे को गैंग रेप इसका हो जाता है और इसका मर्डर हो जाता है, जिसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश की लहर फैल जाती है। ऐसे में जर्नलिस्ट कप्पन भी हाथरस जा रहे होते हैं और इनको रास्ते से ही इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और इन पर आरोप ये लगाया जाता है कि जो पहले से काफ़ी ज्वलंत स्थिति थी उसको ये और ज़्यादा भड़काने का प्रयास करने जा रहे थे। साथ ही साथ में उस पर ये जो कम्युनल तड़का है उसके देने का प्रयास कर रहे थे, उसकी एक कॉन्स्पिरेसी ये करने जा रहे थे। और इन सब के साथ में इनके पास से कुछ ऐसे पंपलेट और दूसरे ऐसे कुछ किताबें पाई जाती हैं जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं। जो पंपलेट था बेसिकली वो जो विक्टिम थी उसके जस्टिस की मांग कर रहा था। और जो लिटरेचर की बात करते हैं तो पहली बात वो अंग्रेजी लिटरेचर था, दूसरी बात जो अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर्स ये जो पूरा आंदोलन चला था उसके बारे में वो पूरा लिटरेचर था, उससे संबंधित उसमें बातें कही गई थी। और इन्हीं सब का संज्ञान कोर्ट ने लिया और चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच में इनको जमानत ग्रांट कर दी जाती है। बेसिकली ये बहुत सामान्य बात नहीं है। हालांकि आगे जो जस्टिस साहब उन्होंने मौखिक रूप से ये भी कहा कि किसी भी विक्टिम के फेवर में अगर कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको क्राइम की श्रेणी में ला सकते हैं। बेसिकली ये पुलिस को एक फटकार लगाई गई है। और इन सब के अलावा ये भी बात कही गई कि ऐसा कोई व्यक्ति जो यूपी में कम्युनल वायलेंस फैलाना चाहता है, बेसिकली वो अंग्रेजी लिखित जो दस्तावेज हैं उसका उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि यूपी में जो साक्षरता दर है या जो आम भाषा है उसमें हिंदी या लोकल भोजपुरी, उर्दू ये सब का ज़्यादा प्रभाव है अंग्रेजी के मुकाबले। इन सब बातों का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल प्रदान कर दिया गया। आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जो बेल इनको कोर्ट द्वारा मिलता है उसमें जो जज हैं वो बेसिकली पारदर्शिता तरीके से उन्होंने कार्य किया है, बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के उन्होंने अपना फैसला दिया। उनमें न्याय संगत की भावना थी। हालांकि ये भी बात कहा गया चूंकि एक बेल मिलने में 2 साल से ऊपर का समय लग जाता है, तो ऐसे में जो हमारी जुडिशरी है उसमें बहुत सारी जो असंगतियां हैं वो भी साफ साफ देखने को मिलती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ऐसे में अब आगे ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि जैसा सिद्दीकी कप्पन को अंतोगत्वा बेल अंत में राहत मिलती है, आने वाले समय में कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे मामलों में घसीट लिए जाते हैं। क्या
इन सब के साथ उचित न्याय होगा और वो जो न्याय समय रहते होगा, ये देखना दिलचस्प है। नेक्स्ट आर्टिकल में अब हम बात करेंगे नोज डोज, नाक की खुराक। द नेजल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 शुड हेल्प इन क्विकर कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन। कोविड-19 के खिलाफ नाक के टीके से आबादी के त्वरित कवरेज में मदद मिलनी चाहिए। ये जो पूरा आर्टिकल अभी भारत बायोटेक द्वारा जो नेजल वैक्सीन डेवलप की गई है उसका जो ट्रायल अभी चल रहा है उसके ऊपर है। बेसिकली जो नाक से जब वैक्सीन डालते हैं उससे कई सारे फायदे भी होते हैं, आसानी से लग जाते हैं, उसमें जो इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरी बात है जब वो नाक से पड़ते हैं तो उसमें ये इंश्योर किया जाता है जो वायरस है वो जो नाक में ही जो विषाणु है तो होते हैं उनसे नाक में ही वो उससे होस्ट सेल से वो बाइंड कर जाता है और संक्रमण को कम कर देता है। इन सब के अलावा और भी कई फायदे हैं, आसानी से लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है और वेस्टेज इससे कम होता है, स्टोरेज आसान होता है, तो मल्टीपल इसके फायदे हैं। आगे ये भी बात कही जा रही है कि अब लेकिन अभी इसको लेके बहुत सारे डेटा भी अवेलेबल नहीं है। जो वैक्सीन है भारत बायोटेक द्वारा डेवलप की जा रही है इस यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के सहयोग से। इसका ट्रायल चल रहा है, फेज 3 ट्रायल में है। लगभग 3100 अभी अनवैक्सीनेटेड जिनको वैक्सीन पहले से नहीं हुआ है उनके ऊपर इनका ट्रायल हो रहा है। तो अभी आने वाले समय में किस तरीके से जो डेटा है ट्रायल के वो सामने आते हैं वो भी देखना होगा। इसके अलावा आगे अब ये भी बात कही जा रही है कि अब धीमे धीमे जो कोविड से जो एक समय में बहुत तेजी से बीमारी फैल रही थी, अभी इसके नंबर ऑफ केसेस थोड़ी सी राहत दे रहे हैं दुनिया को, पर अभी जो भी ट्रायल और इससे जो वैक्सीन जो नेजल वैक्सीन का जो भी ट्रायल रन हो रहा है इससे जो रिजल्ट आएंगे उसमें पारदर्शिता बनाए रखने की ज़रूरत है। और भले ही वो इमरजेंसी यूज़ के लिए उसको अनुमति मिल रही है, बावजूद उसके बिल्कुल जितने भी डाटा हैं रिलेटेड टू जो ट्रायल वर्जन है, कितना वो इफ़ेक्टिव है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कितना प्रिकॉशन करना चाहिए, क्या एलर्जी हो सकते हैं, इनसे ऐसे सभी आंकड़ों को सार्वजनिक करने की ज़रूरत है। और इन सब के अलावा सरकार को भी ऐसा प्रयास करना होगा कि जिससे कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो आगे प्रमोट हो, जिससे जो भी जिन ऐसे लोग जिनकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाई है, ऐसे लोग जो वैक्सीन कराने के लिए जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन का डर बहुत बड़ा रीज़न होता है, जो कई लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, ऐसे लोगों के लिए निश्चित तौर पर जो नेजल वैक्सीन है ये राहत का सांस लेकर आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल में अब हम बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश टाइज अ मॉडल फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन। भारत बांग्लादेश संबंध द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक मॉडल। द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट टू नर्चर द स्पेशल बॉन्डिंग नीड टू बी एक्नॉलेज्ड। विशेष बंधन को पोषित करने में शेख हसीना सरकार के योगदान को स्वीकार करने की आवश्यकता है। आर्टिकल में बात हो रही है अभी जो रीसेंट बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी का भारत दौरा होता है 5 से 8 सितंबर के बीच में, और जिसमें दिल्ली और ढाका दोनों आपसी सहयोग को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। इस पर यह आर्टिकल है। कई समझौते होते हैं, कई बहुत इंपॉर्टेंट समझौते भारत और पाकिस्तान के माफ कीजिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में होते हैं। इसमें अब ये भी बात हो रही है कि जो स्पेशल बॉन्डिंग है इसका हमेशा शेख हसीना जी उल्लेख करती हुई आई हैं। जब से ये पावर में है भारत के प्रति इनकी संवेदनशीलता साफ देखने को मिलती है। और इसके अलावा अभी जो रिसेंट विजिट हो रहा है, इससे पहले एक जस्ट इंटरव्यू होता है, उस पर ये काफ़ी भावनात्मक पक्ष भी अपना रखती हैं, जिस पर वो याद करते हैं कि किस तरीके से जब इनके पिता जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान जी, जब उनकी हत्या हो जाती है तो किस तरीके से तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इनको जो भी त्वरित मदद थी पूरे बांग्लादेश को मुहैया कराई जाती है। और ऐसे में जब ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो अपने बहुत सारे जो भावनात्मक भारत से जुड़ाव हैं उसको ये उसके प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है इसको भी नज़र
और अपनी सत्ता में रहते हुए बार बार उस प्रतिबद्धता को दोहराती हुई दिखती हैं, और त्वरित रूप से जब ये पहली बार सत्ता में आती हैं तुरंत ही ये जितने भी बांग्लादेश की धरती से भारत विरोधी जो भी क्रियाकलाप चल रहे थे, जो बहुत सारे आतंकी और जो दूसरे एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप वहाँ की धरती से ऑपरेट कर रहे थे, उस पर ये कड़ी तुरंत कार्रवाई करती हैं। और इसके बाद आगे ये भी बात हो रही है कि कई जो काफ़ी पहले समय से जो भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही थी, उस पर भी ये लगातार काम करती हुई आई हैं, और दोनों ही देशों के साथ मिलकर, चाहे वो मैरीटाइन बाउंड्री की बात हो, जो लैंड बाउंड्री की बात हो, इस पर दोनों ही देशों ने मिलकर काफ़ी हद तक आगे प्रोग्रेस किया है, जिसमें दोनों ही कंट्री के जो टॉप लीडरशिप है इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल नज़र आ जाता है। इसके अलावा आगे ये भी बात कही जा रही है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बांग्लादेश जिस पे चिंता अपनी व्यक्त कई बार कर चुका है। इसमें सबसे पहली बात होती है जो रोहिंग्या जो मुद्दा आता है। रोहिंग्या जो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन में, लगभग 1.1 मिलियन रोहिंग्या जो म्यांमार से वहाँ से भागकर शरण लेने की चाह में बांग्लादेश में आ गए, और ऐसे में वो बांग्लादेश की इकॉनमी में काफ़ी बर्डन हो रहे हैं। तो शेख हसीना जी ने इसको खुलकर कहा है कि भारत जो काफ़ी एक बड़ा कंट्री है बांग्लादेश के मुकाबले, अगर लैंड एरिया की बात करें, तो ऐसे में वो जो शरणार्थी हैं इनको भारत को भी थोड़ा सा इनको शरण देने में मदद करनी चाहिए, अपनी बाउंड्री को और ज़्यादा खोलना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बात कहा, इस पर चिंता जो दोनों देशों के बीच में तिस्ता समझौता, अभी चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया को कहीं पे भी नरमी नहीं कर रहा है, ऐसे में ये ठंडे बस्ते में जो पड़ी हुई है, इस पर भी शेख हसीना जी ने अपनी चिंता जताई है। और इसके अलावा भारत कई बार अपनी जो संवेदनशीलता है, जब बात आती है बांग्लादेश और चीन के संबंधों में काफ़ी निकटता जब देखने को मिलती है, तो भारत द्वारा उस पर भी कमेंट आता है। इस पर भी बांग्लादेश अपनी चिंता जता चुका है। इसके अलावा चौथी बात ये भी आर्टिकल में कही गई है कि जब माइनॉरिटी की बात होती है, जब इन पर कोई जब ऐसा होता है कि कोई भी इंसिडेंट होता है माइनॉरिटी के अगेंस्ट में, तो भारत जब बांग्लादेश में माइनॉरिटी के अगेंस्ट कुछ बात होती है तो अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो इस पर भी बांग्लादेश, चूंकि भारत में भी कई बार जो यहाँ के माइनॉरिटी हैं उन पर भी माइनॉरिटी के अगेंस्ट बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिल जाते हैं, उस पर भी शेख हसीना जी कई बार कमेंट दे चुकी है कि हम भी आपके देश में जो माइनॉरिटी के खिलाफ कई सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे माइनॉरिटी सफ़र करती है, उसको लेकर हम भी चिंतित हैं। इसके अलावा आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि इस बार शेख मुजीबुर रहमान जी की जो जन्म एनिवर्सरी है वो थी, साथ ही साथ में बांग्लादेश की आज़ादी की गोल्डन जुबली थी। इसके अलावा जो बांग्लादेश और भारत की जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उसको 50 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो ये ऐसे में ये जो दौरा होता है, इन सब बैकग्राउंड के वजह से ये दौरा और ज़्यादा खास हो जाता है। इस बार के दौरे में 7 समझौते होते हैं, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, मीडिया, और इन सब के अलावा जो वाटर शेयरिंग डोमेन है उसको लेकर भी कुछ समझौते होते हैं। आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि कुछ अगर आउटकम की इस बार के बात करें तो पहली बार जो जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात होती है, चाहे वो काउंटर टेररिज्म की बात हो, बॉर्डर क्राइम की बात हो, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हो, वो भी इस बार उस पर भी इस बात को आगे बढ़ाया गया है। इस सब के अलावा जो एक दूसरे के साथ में जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के विकास में मदद करेंगे, इस बार इस आउटकम को भी देखने को मिल रहा है। इन सब के अलावा रिजिलेंट सप्लाई चेन की बात हो रही है कि जिस तरीके से धीमे धीमे दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध गहरा रहे हैं, उसमें सप्लाई चेन को भी और बढ़ाना होगा आने वाले समय में। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो 2022 में होता है, और इस पर भी आगे बात होती है। दोनों ही देशों की बात करें तो $18 बिलियन के ऊपर हमारा ट्रेड पहुंच चुका है, आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा भारत में जो स्टार्टअप का एक कल्चर देखने को मिल रहा है, रिसेंट स्टार्टअप कल्चर में काफ़ी ज़्यादा भारत को एक्सपर्टीज़ मिल रही है,
उस एक्सपर्टीज की मदद भारत बांग्लादेश में भी इस कल्चर को और विकास करने में करेगा। इन सब के अलावा डिस्प्लेसमेंट जो इशू में, वहाँ पर भारत ने ये कहा कि ठीक है, अभी तत्काल में हम ये कर सकते हैं कि आप जो भी रोहिंग्या जो शरणार्थी आपके यहाँ पर है, जिनको आपने शरण दी है, उनमें उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें हम जो भी मदद कर सकते हैं, हम उस मदद को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे कि उनको त्वरित रूप से आराम मिले, बांग्लादेश की इकॉनमी पर थोड़ा सा बर्डन कम हो सके, और साथ ही साथ में जो उनका जो शरणार्थी हैं उनका सेफ रिटर्न किस तरीके से म्यांमार में सुनिश्चित हो, उस पर भी भारत प्रतिबद्ध है। इसके अलावा जो तिस्ता नदी है उस पर कोई भी रिजोल्यूशन, कोई भी सहमति नहीं बन सकी, पर हाँ एक दूसरी नदी कुशियारा नदी जल जो समझौता है इस पर बात बन गई है। इस सब के बाद में जो नदियां हैं उस पर डेटा एक्सचेंज की भी बात आगे बढ़ी है। आगे बात ये कही जा रही है, जो वास्तविक ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो भारत कई बार बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर, जो कोविड-19 महामारी तथा यूक्रेन वॉर से जो इकॉनमी बांग्लादेश काफ़ी प्रभावित हुई है उस पर भी अपनी बातें कह चुका है। इसके साथ साथ में जो विदेशी मुद्रा भंडार बांग्लादेश का तेजी से कम हो रहा है और महंगाई वहाँ पर बढ़ रही है, कई बार लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, एक फिनेंशियल क्राइसिस की तरफ ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश शायद बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो भारत अपनी चिंता इन सब विषयों पर जता चुका है, साथ में भारत हर संभव मदद देने का भी प्रयास बांग्लादेश के लिए करता है। इस सब के बाद लास्ट में आर्टिकल में यही बात कही जा रही है कि दोनों ही देशों में जो एक्सट्रीमिज़म है, रेडिकलाइजेशन है, जिस भी तरीके से जो स्टेबिलिटी है रिलेशनशिप ऑफ बांग्लादेश और इंडिया, इनकी स्टेबिलिटी में जो भी तत्व इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, इनसे चैलेंज या इनको सीमित रखना दोनों ही देशों के लिए जो लीडरशिप है उनके लिए एक चैलेंज के तौर पर है। विशेष तौर पर शेख हसीना गवर्नमेंट की बात करें जहां पर अगले वर्ष चुनाव भी है, ऐसे में वहां के लोगों को ये भी तय करना होगा कि जो भी अगला नेतृत्व वो अपने देश को प्रदान करते हैं वो भारत के प्रति अपनी संवेदनशीलता रखता हो, क्योंकि भारत बांग्लादेश के विकास के लिहाज से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में मधुरता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज के हिंदू में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।